हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और वो कैसे बनता है। ठीक है, तो डिस्कस करें रीवैल्यूएशन अकाउंट, शुरू करें। सवाल तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे नहीं मिलेंगे, रीवैल्यूएशन, मेमोरेंडम, रीवैल्यूएशन। अब हम लगातार कुछ क्लासेस तक कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर हमारे साथ सीधा बड़े सवाल शुरू हो जाएंगे। यानी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल नहीं है, बस टॉपिक सीखने। उन टॉपिक्स को सीखने के बाद कंबाइंड क्वेश्चन आ जाएगा। करें तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है और कैसे बनता है, आओ जरा देखते हैं। बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि अगर नुकसान हो आपको तो डेबिट में लिखो और अगर फायदा हो तो क्रेडिट में। तो बेटा मैं आपको बता दूं, रीवैल्यूएशन का मतलब है वैल्यू को देखना, कि दोबारा से देखना कि हमारी वैल्यूज असेट और लायबिलिटीज की वही है या बदल गई। अगर बदलने से असेट या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो फायदा या नुकसान हो सकता है। अगर असेट्स की या लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करने से नुकसान हो, क्या हो बेटा, नुकसान, तो किस तरफ लिखोगे। और अगर फायदा हो जाए तो किस तरफ लिख देना। आओ, वैसे तो जब इसको शुरुआत में हम पढ़ाते हैं तो काफी डिटेल में करते हैं, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, शायद सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हमारी कोई असेट है, जिस असेट की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन करने से पता चला यार इस असेट की तो वैल्यू ज्यादा है। बताओ हमें फायदा हुआ या नुकसान। फायदा हुआ है ना, तो किस तरफ लिखेंगे, इधर। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि फायदा हुआ या नुकसान, इतना दिमाग में रखना। तो बेटा यहां पे उस असेट का नाम लिख देंगे बाय असेट, जो भी उसका नाम है, फर्नीचर वगैरह। कब करेंगे, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई हो उतनी वैल्यू यहां पे लिख देंगे, जितनी वैल्यू बढ़ी है। कोई चीज 50,000 से 70,000 की हो गई तो यहां 70,000 लिखेंगे या 20,000 लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे। ठीक है, तो जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो यहां लिखते हैं। दूसरी तरफ अगर असेट की वैल्यू कम हो जाए, पता चला नहीं यार इसकी तो वैल्यू बहुत कम हो गई, इतनी सी रही, तो फायदा हुआ या नुकसान। नुकसान हुआ तो किस तरफ लिखना है, डेबिट में। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। असेट की वैल्यू जब कम करनी होती है तो उसको बोलते हैं नुकसान हो गया। तो जितनी वैल्यू कम हो गई वो यहां लिखेंगे। मान लो 50,000 से 30,000 हो गई तो यहां 30,000 लिखेंगे क्या, नहीं, यहां लिखेंगे 20,000, जितने का नुकसान हुआ है। यहां कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड होगी, असेट की वैल्यू रिकॉर्ड होगी या फायदा नुकसान वाली वैल्यू रिकॉर्ड होगी। यहां फायदे या नुकसान वाली वैल्यू रिकॉर्ड होती है। अगर कोई चीज 50,000 से 70,000 की हो गई तो यहां ना तो 50 आएगा ना 70 आएगा, यहां क्या आएगा, 20,000, जो फायदा है वो आएगा। यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यू कौन सी आती है, जो फायदा या नुकसान हुआ है वो वैल्यू यहां पे आती है। जो नई वैल्यू है वो बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है बेटा, जो उस असेट की नई वैल्यू है वो कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। चलो, इसी की विपरीत अगर हम बात करें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के आइटम की। बेटा कोई लायबिलिटी साइड के आइटम की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान, में एक बार बोल के बताता हूं। क्रेडिटर्स बढ़ गए तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। यानी लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ती है तो नुकसान होता है। लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ती है तो नुकसान होता है, और जितनी वैल्यू बढ़ी वो यहां लिख देंगे। इसी के विपरीत अगर कोई क्रेडिटर मर गया और अब हमें उसको पैसे नहीं चुकाने तो हमें फायदा होगा, और फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी कि बाय उस लायबिलिटी का नाम, जैसे कि क्रेडिटर्स है ना, या बिल्स पेबल, जब कम होती है तो हमें फायदा होता है, डिक्रीज जब कम होती है तो फायदा होता है। इसमें आ रही बात समझ में, सोच के लिख सकते हैं नहीं तो फायदा हुआ या नुकसान, इतने तो हम लोग समझदार हैं कि ये पता लगा सके कि इस चीज की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। डन। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास कोई ऐसी असेट हमें पता चल जाए जो हमने पहले से पता ही नहीं थी, पहले से बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, अब पता चला अरे ये असेट भी तो है हमारे पास, तो हमें फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ। जब कोई अनरिकॉर्डेड असेट पता चलती है, अनरिकॉर्डेड असेट पता चलती है जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी, पता चली अरे ये भी तो है हमारे पास, तो फायदा हुआ होता है हमारा। ठीक है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चल जाए, पता चले यार ये पैसे भी चुकाने पड़ेंगे अपन को, पहले तो पता ही नहीं थे कि ये भी चुकाने हैं, तो अपना नुकसान होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बताओ आ रहा है समझ या नहीं आ रहा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहां आएगी। डन। अब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर का मतलब टोटल लगाते हैं, जहां का भी टोटल बड़ा होता है वो दोनों तरफ
और जो डिफरेंस आता है बैलेंसिंग फिगर, मान लो ये टोटल बड़ा था, यहां लिखा, ये वैल्यू माइनस करी तो जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर वैसे तो प्रॉफिट है, होने को तो इसको क्या बोलते हैं? इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस, लेकिन इसे यहां पर्टिकुलर्स में प्रॉफिट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी सवाल में है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट हमेशा किस रेशो में बढ़ता है बेटा? बिल्कुल सही जवाब, ये किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। क्यों सर? न्यू रेशो में कभी कुछ नहीं बढ़ता। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में केवल वैल्यू ऑफ गुडविल वाला टॉपिक बढ़ता है, यानी सारी चीजें जो बढ़ती हैं वो किस रेशो में बढ़ती हैं? ओल्ड रेशो में। तो ये भी किस रेशो में बढ़ेगा? ओल्ड। अच्छा, बाई चांस ये बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाए तो भी वर्ड क्या आएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। डन। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसपे कोई भी सवाल नहीं है, सवाल नहीं है बुक में, बस टॉपिक दे रखा है। ठीक है, पेज नंबर 44 इंग्लिश मीडियम पे पेज नंबर पे दे रखा है, पेज नंबर 44 पे टॉपिक है, लिख लेना, बाद में या तो फोटो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनो, अगर इसकी जर्नल एंट्री पूछ ली जाए कि मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं जर्नल एंट्री, आज वो सीखो जरा। वो एब्सेंट है, उसे भी देखनी चाहिए थी, क्लास आने चाहिए था। कभी भी टी शेप अकाउंटिंग से जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, मैं केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी दूसरा चैप्टर हो जहां टी शेप अकाउंट से जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। हमें अकाउंटिंग आ गई समझ में, अगर हमें जर्नल एंट्री, अब मैं या तो एक काम हो सकता है जर्नल एंट्री भी रटवा दूं, बेटा इन 6 टॉपिक पढ़े, 6 की ये जर्नल एंट्री होती है, टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपको टी शेप अकाउंट बनाना आ गया तो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं वो सुन लो बेटा। अकाउंट में जिस साइड वैल्यू होती है जर्नल एंट्री में भी उसी साइड वैल्यू होती है। कंफ्यूज कभी मत होना, स्कूलों में उल्टा सीधा सिखा दिया जाता है, ऐसे कर दो, क्रॉस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, कोई क्रॉस नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? बड़ी सीधी सी बात है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वैल्यू आ रही है तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट साइड में वैल्यू आएगी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वैल्यू आ रही है तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जर्नल का फॉर्मेट एक तरीके से क्या होता है, ये होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इन 6 में से आप कोई भी एक आइटम बोलो जिसकी मैं जर्नल एंट्री सिखाऊं आप लोगों को, कोई भी एक आइटम 6 में से। हाँ, कौन से वाला? ये वाला। चलो हम राइट साइड की बात करें, यानी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं, आओ सोचे बेटा। लायबिलिटी की वैल्यू कम होने से फायदा होता है या नुकसान? फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट, इसीलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में वैल्यू आई है। इमेजिन कर पा रहे हो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में वैल्यू है तो यहां पे भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ही वैल्यू होगी। और डेबिट किसको कर दोगे? लायबिलिटी को। हाँ, क्रेडिटर्स को या लायबिलिटी को। बना पा रहे हो? ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो 50,000 से 40,000 के क्रेडिटर हो गए, फायदा हुआ है नुकसान? कितने रुपए का? 10,000 का। कितने का फायदा हुआ, एक बार फिर से बात करते हैं, कितने का फायदा हुआ? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आनी चाहिए या क्रेडिट में? तो जर्नल एंट्री में भी कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन। ये देखो 2 कहाँ लगता है? क्रेडिट में ना, 2 रिवैल्यूएशन और 10,000 रुपए यहाँ आएंगे, और वही क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। दूसरी जगह उस चीज का नाम आ जाएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि रिवैल्यूएशन तो यहां आ गया, दूसरी जगह क्या होगा? जो खाली पड़ी जगह रह गई, जैसे डेबिट वाली जगह खाली रह गई, डेबिट वाली जगह में उस चीज का नाम डाल देना जिसकी वजह से ये फायदा या नुकसान हुआ है, जैसे कि क्रेडिटर्स। और बचे हुए आइटम्स में से कोई एक और चीज बोलो, कोई भी एक चीज। इस बार लेफ्ट साइड से कोई एक आइटम बोल दो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चली। मान लो मुझे पता चला कि मेरे को लोन चुकाना है कोई 10,000 रुपए का, जो पहले था ही नहीं, वो अब चुकाना है लोन 10,000 का। फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में वैल्यू आ रही है ये वाली। और वैसे भी जर्नल एंट्री भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे 10,000। और एक जगह खाली रह गई, उस जगह पे उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का नाम लिख देंगे, जैसे कि बैंक लोन। हमें ये डिसाइड करना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट, और दूसरी जो खाली जगह पड़ी रह गई, उस खाली जगह में उस चीज का नाम आ जाएगा जिसकी वजह से फायदा या नुकसान होता है।
ये बात समझ में आ रही है? ये सारा टॉपिक आपका जॉइंट वेंचर, सब चैप्टर्स में यही टॉपिक लगता है। क्या अगर आप टी शेप अकाउंट बना पा रहे हो तो जर्नल भी बनाना आना चाहिए आपको। रूल क्या सोचना है रीवैल्यूएशन का, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन 2 में आ जाएगा, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और वो जो खाली जगह रह गई, यानी ये क्रेडिट में है तो डेबिट में क्या लिखें सर, वो वजह जिसकी वजह से ये क्रेडिट में आया, लायबिलिटी की वजह से। और यहाँ पे क्या था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, ये क्या थी, लायबिलिटी थी, है ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? तो ये तो था हमारा रीवैल्यूएशन का टॉपिक पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 45 पे जो टॉपिक है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, सही वाला है? ठीक है, आओ ये और सिखा दूं आप लोगों को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बड़े सवाल करने के लिए। ये मिटा दूं नीचे से जर्नल वाला, ठीक है। देखो इस चैप्टर में आप लोग एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इससे पहले सीख चुके हो, वो था ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। किस चीज का ट्रीटमेंट था वो जो वैल्यू ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर आता है तो उससे गुडविल लेते हैं, या जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है, उन दो चीजों का ट्रीटमेंट आप सीख चुके हो, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट में पड़ी हुई गुडविल को ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, जबकि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो में, यानी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस में बढ़ती है। रॉबिनहुड एंट्री करते हैं, लिखवाया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? अब आज हम कुछ और जर्नल एंट्रीज की बात करने वाले हैं। एक रिवैल्यूएशन का टॉपिक हो चुका है, दूसरा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये दूसरा टॉपिक हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स ऑब्लिक P&L एटसेट्रा फ्रॉम बैलेंस शीट। हमारे पास एक पुरानी बैलेंस शीट सवाल में गिवन है, उस बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे उन्हें खत्म किया जाता है। कोई भी सवाल में जब बैलेंस शीट के अंदर, जो सवाल की बैलेंस शीट है उसमें यहां पे कोई जनरल रिजर्व लिखा है, कोई P&L लिखा है, P&L का इधर वाले बैलेंस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस और इधर वाले बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट। ऐसा मत सोचना सर राइट में तो क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट में डेबिट, नहीं, ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी है। असेट साइड वाले बैलेंस को बोलते हैं P&L का डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी वाले को बोलते हैं P&L का क्रेडिट बैलेंस। कोई जनरल रिजर्व दे रखा है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, या कोई भी दूसरा रिजर्व है, तो इसे हमें सवाल चाहे बोले चाहे ना बोले, इसको खत्म करना होता है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उल्टा करना होता है, यानी ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, लायबिलिटी साइड की चीजों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने सिखाया हुआ है। जनरल रिजर्व या P&L को अगर इनको खत्म करना है तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट। और ये किन में बटेगा, बिल्कुल सही जवाब बेटा, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ये पुराने लोगों द्वारा कमाया गया पैसा है, ये किन में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। उसी के विपरीत अगर असेट साइड वाले P&L को खत्म करना है तो इस P&L को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको कर दोगे सर, वही ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। यही टॉपिक गुडविल पे भी लगता है। अगर यहाँ पे असेट साइड में गुडविल दे रखी है तो इसको क्या बोलते हैं, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। उसमें भी क्या करते हैं, गुडविल को क्रेडिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डेबिट करते हैं। यानी ये टॉपिक भी P&L जैसा ही टॉपिक होता है, गुडविल वाला भी, ठीक है। आया समझ में? और देखें एक यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, वो अभी हम नहीं करते हैं, वो एक फार्मूला है। हाँ वही मैं देख रहा था कि पहले वही करवा दूं। एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बीच में अभी हम एक टॉपिक स्किप कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 जहां पे दे रखा है वहां कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, और इनफैक्ट एग्जांपल नंबर 1 रिवैल्यूएशन का ही है बेटा। सवाल तो मिल गया रिवैल्यूएशन का, बोलो सवाल करना है क्या, सवाल कर ले, सवाल मिल गया रिवैल्यूएशन का। अच्छा, रिवैल्यूएशन के नोट्स में एक दो छोटी छोटी सी बातें और बतानी थी, हिंदी वर्ड मीनिंग्स। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को पढ़ाए होंगे, आप लोगों को लगता है कि आपको ये चीजें पता है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। ये वर्ड मीनिंग्स यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स इस टॉपिक के हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। क्या, जैसे कि इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ा दो। डिक्रीज का मतलब घटा दो, कम कर दो। इसी तरह ये इसी में दूसरा वर्ड एप्रिशिएट भी आ जाता है।
इसमें डेप्रिशिएट वर्ड भी आ जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर वर्ड लिखा है ओवर वैल्यूड बाय, क्या लिखा है? ओवर वैल्यूड बाय, इसका मतलब होता है कम कर दो। क्या मीनिंग होता है इसका? और अगर ऐसा लिखा है ओवर वैल्यूड बाय, मान लो यहां तो रुपीज में दे रखा था ओवर वैल्यूड बाय 10,000, तब तो 10,000 कम कर दोगे। अगर ऐसा लिखा है ओवर वैल्यूड बाय 10%, क्या लिखा है? तो भी कम कर देना, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? जो वैल्यू असेट की वैल्यू है उस असेट का 10% नहीं, उस असेट का 10/110 करोगे। ओवर वैल्यूड में क्या कर देते हैं? 10/100 नहीं करते, 10/110 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उतना कम करते हैं ओवर वैल्यूड में। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है? ओवर वैल्यूड बाय 10% लिखा है तो क्या करोगे? सर कम करेंगे, ओवर वैल्यूड में कम करना होता है, लेकिन कितना कम करें सर? जो असेट की वैल्यू दे रखी है उसका 10%? क्या नहीं सर, 1,10,000 दे रखी है तो 11,000 रुपए कम नहीं करेंगे, 1,10,000 का 10% निकालेंगे यानी कि 10/100, तो यानी कि 11,000 कम नहीं करेंगे। कितना कम करना है? 1,10,000 का 10/110 करना है। 5 हो तो 5/105 करना है। अगर इसी के बिल्कुल विपरीत लिखा हो अंडर वैल्यूड बाय और फिर लिखा हो ₹10,000, तब तो उतने से क्या करोगे? बढ़ा दोगे, 10,000 से बढ़ा देना। लेकिन अगर लिखा हो अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो क्या करोगे? जो वैल्यू दे रखी है इंटू 10/90 से जो निकलेगा वो बढ़ा देना। 10/100 नहीं, क्या करना? 10/90 करना। ओवर वैल्यूड में 10/110 निकालना। एक में 10 कम करना, मतलब जितनी वैल्यू दे ओवर वाले में ओवर, अंडर वाले में अंडर, ज्यादा वाले में ज्यादा। ओवर वैल्यूड में 10/110, ओवर वैल्यूड में 10/110 और अंडर वैल्यूड में 10/90। हाँ तो 20/80 समझ गए ना? ऑफ कोर्स 100 में से करेंगे, है ना? नहीं आ रहा समझ? अगर 5% है तो 5/95 हो जाएगा ये। डन? क्लियर है पॉइंट सभी को? तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे। इसके अलावा भी कुछ वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो बच्चों को दिक्कत देते हैं। हाँ, बाय और से, बिल्कुल सही। ये टू और बाय वाला वर्ड मीनिंग। एक बाय, बाय का मतलब होता है बेटा से, और एक TO2 इसका मतलब होता है तक, और अगर अप टू हो तो उसका मतलब भी तक होता है। रीवैल्यूड, रीवैल्यूड का मतलब होता है नई वैल्यू। रीवैल्यूड, रीवैल्यूड का मतलब होता है नई वैल्यू। ठीक है? तो ये वर्ड मीनिंग्स बेहद जरूरी है इस सवाल को करने के लिए। अब चाहो तो हम लोग तेजी से वो सवाल कर सकते हैं। एक सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। चलो फाइनली कोई एक एग्जाम्पल मिला बुक के अंदर है, सीरियल नंबर जिसमें डला हो 46। एग्जाम्पल नंबर 40, पेज नंबर 46 पे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। काफी बड़ा सा सवाल है ये, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। आओ देखते हैं। देखो बेटा, आपको करना क्या है, सवाल की सबसे लास्ट लाइन पढ़ लो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि आपको बनाना क्या है, सबसे पहला हमेशा सवाल की सबसे लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए कि क्या बनाना है वो पता होना चाहिए। तो हम बनाएंगे क्या यहां पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन करने से आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। चलो बेटा, बैलेंस शीट दे रखी है उसे अभी मत देखो। ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, ए और बी का 3:1 है, वो भी अभी काम नहीं आएगा। लास्ट में जब प्रॉफिट निकलेगा उसे बांटने में काम आएगा वो 3:1। आप नीचे से पढ़ना चालू करो। दे एडमिट सी एज ऑन दिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। बेटा ऊपर ओल्ड रेशो था, नीचे न्यू रेशो है। हमारा कौन सा रेशो काम में आएगा रिवैल्यूएशन निकालने के लिए? ओल्ड रेशो, यानी ऊपर वाला। फिर वो कह रहे हैं सी शैल ब्रिंग 10,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल और 50,000 फॉर कैपिटल। बेटा ये लाइन काम आती अगर हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता, गुडविल बांटनी होती, तब काम आती। अभी हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो ये लाइन काम आएगी या नहीं आएगी? नहीं, यूजलेस है। इस सवाल में यूजलेस है, बाद में काम आएगी। सेकंड पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, सुनना। अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज
इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, एक तो हिंदी समझना जरूरी है, अच्छे से समझना बेटा, पूरा डिटेल में, बस एक ही सवाल कराऊंगा ये, लेकिन डिटेल में, ठीक है? सुनना, कह रहे हैं हमारे क्रेडिटर में, लाइबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर थे उसमें एक लाइबिलिटी थी 4000 रुपए की, वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, जो लग रहा है देनी ही नहीं पड़ेगी, नॉट लाइकली टू अराइज, यार चुकानी नहीं पड़ेगी वो हमें। तो अगर लाइबिलिटी चुकानी ना पड़े तो फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ तो किस तरफ लिखेंगे? बिल्कुल सही जवाब, बाय क्रेडिटर्स। कितने रुपए बेटा? 4000 का फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स, 4000। बिल्कुल, तेजी से करते हैं थोड़ा सा और आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 15000, यानी इन्वेस्टमेंट की जो नई कीमत है वो कितनी है? 15000। जरा देखना इन्वेस्टमेंट असेट साइड में कितने की थी? चौथे नंबर पे 12। बेटा 12000 की इन्वेस्टमेंट 15 की हो गई, यानी कितने का फायदा हुआ? 3 फायदा हुआ, तो इधर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 3000। ये चल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है? अच्छा, और क्या दे रखा है? लिखा है फोर्थ पॉइंट में, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, बस इतना ही पढ़ना, एंड के बाद अलग। बेटे डेटर कितने के थे जरा चेक करना, ऊपर ये 40,000। उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाओ, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 40,000 का 5% उम्मीद है कि पैसा डूब जाएगा, नुकसान है नहीं हमारे लिए, डेबिट में डाल दिया। अब एंड के बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाओ 2%। अब जरा ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो था और यह है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट आप किनको दोगे? जो बुरे लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं? जिनसे पैसा मिलना ही नहीं है उनको डिस्काउंट दूंगा क्या? 40,000 के डेटर थे, जिनमें से हमें पता है 2,000 से तो पैसा मिलेगा ही नहीं। कितने के अच्छे डेटर हैं? 38,000 के, हाँ या ना? तो 38,000 का 2% कैलकुलेट होगा। ये बात समझ में आई? डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है ये अच्छे डेटर्स पे ही तो होना चाहिए। जब 2,000 लोगों से पैसा ही नहीं मिलेगा, 2,000 जिनसे पैसा लेना है उनको डिस्काउंट का बात का दूंगा, वो तो वैसे ही पैसा डूब रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 38,000 का 2% 760 रुपए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अंडर वैल्यूड यानी कम हो रखी है, तो अपन को क्या करना है? बढ़ा देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए? 5,000। समझ में आई या नहीं आई? आ गई, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 10,000, ज्यादा हो रखी है तो कम कर दें। टू प्लांट एंड मशीनरी, कम करने के लिए नुकसान होगा, डेबिट में डाल देंगे। लिखा है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू 10% कम करनी है, नुकसान होगा 16,000 का 10%। टू फर्नीचर 1,600 रुपए, 16,000 का 10%, नुकसान हो गया, कम कर दी। उसके बाद ट्रेडमार्क वैल्यूड एट 3,000। देखो बेटा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 5,000 के ट्रेडमार्क थे जिनकी वैल्यू 3,000 रह गई, 2,000 का नुकसान हो गया, 2,000 रुपए। 5,000 की थी, 3,000 की न्यू वैल्यू है, यानी 2,000 का नुकसान हो गया। कह रहे हैं पेटेंट्स रिड्यूस्ड टू 2,000, यानी पेटेंट्स को रिड्यूस करना है 2,000 तक। 2 का मतलब क्या होता है? तक। 6,000 वाले पेटेंट्स को रिड्यूस करना है 2,000 तक, यानी कितने का नुकसान हुआ? 4,000 का। तो 2 पेटेंट्स, 6,000 के पेटेंट्स को 2,000 तक रिड्यूस करूंगा तो नुकसान हो गया 4,000 रुपए का। उसके बाद क्या है बेटा? पेटेंट्स के बाद कहां गया? हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी पता चली 2,000 की। अरे भाई पुरानी बैलेंस शीट में तो कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी थी नहीं, अब पता चली आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। एक लाइबिलिटी पता चली तो फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। लाइबिलिटी पता चली तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चली, नुकसान हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट होता है बेटा, असेट पता चली कि हमारे पास पहले से असेट थी नहीं प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी अभी पता चली है तो फायदा हो गया 2,000 का, फायदा हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट होता है बेटा। क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 रुपए एक्सेप्ट हो गए, यानी कि हमें 2,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो नुकसान हो गया। टू क्लेम फॉर डैमेजेस कितने रुपए का नुकसान हो गया? 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है देयर इज ऑल्सो एन अनफोरसीन लाइबिलिटी फॉर 5,000। कह रही एक ऐसी लाइबिलिटी भी है जो हमने सोची ही नहीं थी, अनफोरसीन, देखी ही नहीं थी, अब पता चल रही है, ये भी नुकसान है। अनफोरसीन लाइबिलिटी कितने की? 5,000 की, ये भी हमारा नुकसान हो गया।
फिर दे रखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट 13,000, जबकि पहले वैल्यू कितनी थी 15,000, 2,000 का नुकसान हो गया। 15,000 की चीज 12,000 नहीं, कितनी हो गई 15 वाली 13 हो गई, तो 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, हाँ 10,000 की कोई असेट पता चली, फायदा हो गया। बाय अनरिकॉर्डेड असेट पता चली तो फायदा हो गया। उसके बाद अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 500 वाज रिटन ऑफ एज बैड पेड 400 रुपए इन फुल सेटलमेंट। पहले हमने किसी डेटर को है ना 500 रुपए मान के खत्म कर दिया था, आज अचानक से उससे कितने रुपए मिल गए, 400 रुपए मिल गए, तो ये हमारा फायदा है। अब मुद्दा ये इसे यहां लिखते क्या है, बच्चे इसको डेटर लिख देते हैं। बेटा इसके लिए वर्ड डेटर यूज नहीं होता, जब डूबे हुए पैसे वापस मिल जाते हैं तो जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। क्या वर्ड यूज करते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड। 400 था 4,000 था, 400 हो गया। अब आप इसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लोगे, और जिस तरफ भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, निकालूं क्या, देखो कितना आ रहा है, इस तरफ का ज्यादा आ रहा है, 31,360 इधर का टोटल आया, वही टोटल यहां लिख दिया, उसमें से ये सारी वैल्यूज माइनस करी तो आया 6,960। मैं बुक में से देख के लिख रहा हूं बेटा। तो यहां क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बटेगा किस किस में, क्या नाम था, ए और बी में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो यानी कि 3:1। 4 से डिवाइड कर दो 1740 और 5,220। आया समझ। तो ये आप लोगों का रिवैल्यूएशन का टॉपिक पूरा हो गया। आई होप आप लोगों को रिवैल्यूएशन भी समझ में आ गया होगा। कल हम लोग और पढ़ेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या होता है, और थोड़ी सी चीजें सीखेंगे अगली क्लास में। क्या इनकी नहीं बनानी, केवल अकाउंट पूछा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।